All right, now we will discuss about the third component, cellular component of the blood, that is platelets. तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्लेटलेट्स एंड आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, तो प्लेटलेट्स का नाम आते ही स्टूडेंट के दिमाग में जो सबसे पहला प्रोसेस आता है दिमाग में, यस, देयर मेन फंक्शन इज़ टू हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके जी, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाई द ब्लड क्लॉटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्लड क्लॉटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? ब्लड क्लॉटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दी ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू मेंटेन, बना के रखने के लिए बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा 5 लीटर ब्लड में से 350 ml और 500 ml ब्लड अगर बाहर निकल जाएगा तो इट कैन बी डेंजरस फॉर दी लाइफ। तो हमने देखा बीपी बना के रखने के लिए टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखने के लिए जो है ब्लड बॉडी में जो है क्लॉट करना ज़रूरी है, उसको अंदर बना के रखना ज़रूरी है। ऑक्सीजन इनटेक एंड CO2 रिमूवल, इन जो है पॉइंट्स को आपने याद रखना है कि ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्लस ऑक्सीजन लेवल एंड CO2 रिमूवल प्लस बीपी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दी प्लेटलेट्स फर्स्ट। तो सबसे पहले हम थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में जो है चर्चा करेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स का डायामीटर, थ्रोम्बोसाइट्स का जो डायामीटर है दैट इज़ 2 to 4 माइक्रोमीटर। 2 से 4 माइक्रोमीटर का इनका डायामीटर है और ये जो हैं इनके साइटोप्लाज्म में जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को, जिसका दूसरा नाम है हीमोस्टेसिस। स्टेसिस का मतलब ही होता है सीज करना, रोकना। ठीक है जी, सीज कर देना, रोक देना। सीजेशन ऑफ द ब्लड और ब्लीडिंग, सीजेशन ऑफ द ब्लीडिंग। ओके, तो हमने देखा 2 से 4 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर है। द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है किसी भी पेशेंट का, वो कितना है? दैट इज़ 200। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज़ 200 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 9। 2 कितने तक हो सकता है? 350 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 9। 350 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 9। ठीक है, अगर हम सिंपल उसमें लैंग्वेज में बात करें, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो RBC हमारे जो प्लेटलेट्स हैं इनकी काउंटिंग होनी चाहिए नियर अबाउट नॉर्मल जो है 1.5 lakhs। ठीक है, इससे अगर कम होते हैं तो हमारे ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं। ओके, द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन। अब हमारी बॉडी में प्लेटलेट लगातार बन रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता है, इनकी एज भी जो है कम होती है। ठीक है जी, कंट्रोल जो है वो कहाँ से आ रहा है? कितनी मात्रा में हमारी बॉडी में प्लेटलेट बनेंगे? बन तो लगातार रहे हैं, डैमेज भी लगातार हो रहे हैं, बट कितनी मात्रा में बनेंगे ये कौन कंट्रोल कर रहा है? इज़ क्लियर, बट ए स्टिमुलस इन द लो स्टिमुलस, जैसे ही प्लेटलेट की काउंटिंग लो होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जैसे ही इसकी कमी होती है प्लेटलेट्स की, जैसे कि सिंपल डिजीज़ की बात करें, डेंगू, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, बोन मैरो प्रॉब्लम्स, बोन कैंसर, तो वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है क्या करता है? किडनीज़ को स्टिमुलेट करता है।
ठीक है, किडनीज़ को स्टिमुलेट करता है और किडनीज़ बना रही हैं थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन नाम की जो प्रोटीन है किडनीज़ बनाती हैं, जो कि हमारे रेड बोन मैरो में जाके प्लेटलेट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही 8 से लेके 11 या 12 दिन आपने याद रखना है इनकी उम्र होती है प्लेटलेट्स की। जैसे ही इनकी एज कंप्लीट होती है उसके बाद बोन मैरो में इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, सो दैट एडुकेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट रहें। ठीक है, और हमने ये भी बात याद रखनी है यहाँ पे कि हमारी बॉडी प्लेटलेट्स को स्टोर करने का काम भी कर लेती है। तो हमने याद रखना है कि 2/3, ठीक है, 2/3 जो प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ पे जमा रहते हैं, स्प्लीन में जमा रहते हैं फॉर दी एमरजेंसी पर्पज़। एमरजेंसी पर्पज़ के लिए हमारी स्प्लीन में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, सर्जरी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, एक्सीडेंटल केसेस। तो ये तो थी हमारी सिंपल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दी प्लेटलेट्स, ऐसे सेल जो कि हीमोस्टेसिस में हेल्प कर रहे हैं और सीजेशन ऑफ ब्लड में हमारी ब्लीडिंग में जो है हमारी हेल्प करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी हीमोस्टेसिस। ठीक है, अब हम जो हमारा फोकस है वो लेके आएंगे ऑन दी प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज़ हीमोस्टेसिस। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, हीमोस्टेसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, तो हमारा ब्लड खुद ब खुद क्लॉट क्यों नहीं कर जाता? खुद ब खुद हमारा ब्लड वेसल्स में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओके, एंड इसके अंदर जो ब्लड है वो खुद ब खुद क्लॉट क्यों नहीं कर जाता? बिकॉज इस ब्लड में प्लेटलेट्स हैं, तो क्लॉट क्यों नहीं करता? बिकॉज इस ब्लड के अंदर लिवर द्वारा बनाई गई प्रोटीन है, दैट इज़ हेपरिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एंडोथीलियल सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंट एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है जी, क्या बना रहे हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ब्लड वेसल के अंदर जो हमारे एंडोथीलियल सेल्स हैं ये बना रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इन दोनों एलिमेंट्स के कारण ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है और हमारी जो कन्वर्जन है, हमारी जो कन्वर्ट होना है फिब्रिनोजन का फिब्रिन में ये नहीं हो पाता। ठीक है जी, नहीं हो पाता। तो हमने देखा कि ब्लड सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में कैसे रहता है। ठीक है, उसी के बाद हम समझेंगे टॉपिक दैट इज़ हीमोस्टेसिस प्रोसेस जो है वो क्या होता है। ठीक है, हीमोस्टेसिस। तो बॉडी में जो इंजरीज़ हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं। जैसे ही हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, लाइक दिस, मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, डायफ्राम के मसल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, इंटेस्टाइन्स मूव कर रही हैं, देयर अकर मिलियंस ऑफ माइक्रो इंजरीज। बॉडी में बहुत सारी माइक्रो इंजरीज हो रही हैं। ठीक है, माइक्रो इंजरीज जो हैं वो हो रही हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एक पेशेंट है, मान लीजिए उसको डेंगू है, और अगर हम उसको चोट ही ना लगने दें, एक्सीडेंट ना होने दें, उसका प्लेटलेट काउंट बेशक कम है, तो क्या उसको प्लेटलेट की फिर ज़रूरत नहीं है? बट
माइक्रो इंजरीज, जैसे मैंने अभी बताया पेरिस्टालसिस मूवमेंट, आप पलकें भी झपकाते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं, खाना चबा रहे हैं, हमारे मुंह के अंदर जॉइंट्स के अंदर मुट्ठी बंद करते जब हम चल रहे हैं, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर मिलियंस ऑफ माइक्रो इंजरीज, छोटे छोटे जख्म होते रहते हैं और भरते रहते हैं। तो इनकी इंटीग्रिटी, इनकी एक लगातार एक सरफेस को बना के रखने का काम आर्टरीज का, वेन्स का, इनको प्रॉपर पाइप की तरह जोड़ के रखने का काम कौन कर रहे हैं? प्लेटलेट्स कर रहे हैं। अब आपको समझ आया कि प्लेटलेट्स की इम्पोर्टेंस बॉडी में ये नहीं है कि चोट लगने पे ही है। सो दे आर क्वाइट हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल हैं इवन ड्यूरिंग दी माइक्रो इंजरीज़। ठीक है, माइक्रो इंजरीज़ में जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीमोस्टेसिस यानी कि वुंड हीलिंग के बारे में। तो जैसे ही हमारी कोई भी ब्लड वेसल, आर्ट्रियोल, वेन्यूल जो है डैमेज होती है, ठीक है, तो हमारी आर्टरी और वेन्यूल है, इसके अंदर लगे हुए हैं एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, एंडोथीलियल सेल्स। अब यहाँ पे इंजरी जो है हो चुकी है, मान लीजिए यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड लगा, तो यहाँ पे हमारे जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, डैमेज हो जाएंगे, ऐसे हो गए रफ सरफेस। ठीक है जी, अब ये जो हमारे एंडोथीलियल सेल्स हैं ये डैमेज हो चुके हैं। जितना ज़्यादा रफ हमारा जख्म होगा, जितना ज़्यादा हमारा रफ जख्म होगा, वुंड होगा, इंजरी होगी, उतना ही ज़्यादा फास्टर कोएगुलेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोएगुलेशन भी बोलते हैं। कोएगुलेशन, कोएगुलेट करना, कोएगुलेशन, क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे जो है एंडोथीलियल सेल्स हैं ये डैमेज हो चुके हैं। जितना सीवियर डैमेज होगा उतना ज़्यादा फास्ट ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होगा, और कई बार तो ये प्रोसेस 15 सेकंड्स में भी, 15 सेकंड्स में भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है जी, 15 सेकंड्स में स्टार्ट हो सकता है प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस। तो जैसे ही यहाँ पे चोट लगी, सबसे पहले यहाँ पे होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन। जो ये ब्लड वेसल है जिसके चोट लगी है, ठीक है जी, चोट लगी है, इसका डायामीटर क्या हो जाएगा? पहले ऐसा था, अब ये टाइट हो जाएगी। ठीक है, ब्लड वेसल जो है टाइट हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही यहाँ पे हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, यहाँ से ब्लड चल रहा है, ठीक है, ब्लड चल रहा है यहाँ पे, तो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे आके इसके कांटेक्ट में आते हैं, जख्म के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे बनती है, दे रिलीज सीरोटोनिन। क्या बन रहा है? सीरोटोनिन। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसको हम फॉर द टाइम बीइंग जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है वो समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है जी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे ही इंजरी हुई एंडोथीलियल सेल्स क्या बना रहे हैं? सीरोटोनिन। ये सीरोटोनिन हमारी ब्रेन वाला न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस सीरोटोनिन विद नर्वस सिस्टम सीरोटोनिन। ठीक है, ये जो है कंपाउंड, इसका नाम है सीरोटोनिन। कौन बना रहा है? एंडोथीलियल सेल्स। ये वाले जो हैं एंडोथीलियल सेल्स जो हैं बना रहे हैं, राइट, ओके, ठीक है। और इसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ठीक है, ट्रिप्टामाइन इसको बोलते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्या कर रही है, यहाँ पे ट्यूनिका हमारी मीडिया जो लेयर है ब्लड वेसल की मिडिल लेयर, इसमें प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स। तो पहले हमारी ब्लड वेसल का डायमीटर
इतना था, अब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होके इतना रह गया। तो सबसे पहला काम है ब्लड वेसल के डायामीटर को जो है कम करना। सबसे पहला काम है कि डायामीटर को कम करना। इसके अलावा यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन नाम के कंपाउंड्स भी बना रही है जो वेजो कंस्ट्रिक्शन में और भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और भी हेल्प जो है वो कर रहे हैं। ठीक है जी, हमने देखा सबसे पहला हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन। जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, चोट लगती है तो वहाँ पे बन रही है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन सेरोटोनिन जिसका नाम हमने बोला, और ये क्या कर रही है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, अब हम बात करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद हमारा दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप है खुद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? ठीक है, अब चोट लग चुकी है, जख्म हो चुका है, जो प्लेटलेट्स यहाँ पे आके चिपक गए थे, फिक्स हो गए थे, और भी ज़्यादा प्लेटलेट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। भी भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ठीक है, यहाँ पे फिक्स करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब ये यूनिटी बना रहे हैं अपनी, ठीक है, और यहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठे होने के कारण जो है एडीपी, जो प्लेटलेट्स हैं क्या रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पे? एडीपी, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी यहाँ पे हमारा रिलीज़ करवा रहे हैं। ठीक है जी, एडीपी जो है रिलीज़ हो चुका है, जो कि और भी ज़्यादा प्लेटलेट्स को यहाँ पे इकट्ठा करेगा। वही मैंने बताया कि प्लेटलेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, और ये जो है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, क्यों ब्लड क्लॉटिंग पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है? एक बार शुरू हो गया तो प्लग फॉर्मेशन की तरफ जाएगा और पूरी तरह इसको सील करने का जो काम है वो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट करना है। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन तक ये जो काम है यहाँ पे चलेगा। इसके लिए बॉडी जो है मिनिमम 6 मिनट्स का टाइम, 6 मिनट्स का जो टाइम है वो ले सकती है। ठीक है, यानी प्लेटलेट हमारा प्लग फॉर्मेशन 6 मिनट का स्टेज है। क्लियर है जी, यहाँ तक सभी को? सबसे पहले चोट लगती है, क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पे सीरोटोनिन बन रही है, ठीक है, सीरोटोनिन, और जिसका नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ये क्या कर रही है? ये और भी प्लेटलेट्स को इकट्ठा कर रही है। सेकंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये प्लेटलेट्स क्या बना रहे हैं? एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसके कारण और भी ज़्यादा प्लेटलेट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो हमारे एंड्स हैं, ये जो हमारे एंड्स हैं, एंडोथेलियल एंड्स, ये फिलअप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलअप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, हमने देखा एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनकी जो लेयर्स हैं वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब जो थर्ड स्टेज है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी हमने देखा कि बॉडी में माइक्रो इंजरीज हो रही हैं। ठीक है जी, माइक्रो इंजरीज हो रही हैं, तो उसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड स्टेज है खुद ब्लड क्लॉटिंग। थर्ड स्टेज है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की स्टेज जो है थर्ड, इसी का नाम है। ठीक है, बट स्टूडेंट्स आपने एग्ज़ाम में इसको डायरेक्ट ब्लड क्लॉटिंग नहीं लिखना। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको समझ के हमारे नोट्स की हेल्प के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है और लिखना भी है। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग खुद में। थर्ड स्टेज जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा लीवर है वो हमारा लीवर कौन कौन से फैक्टर्स बना रहा है?
ठीक है। एक फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, एक फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारा लिवर बना रहा है। इसको बनाने के लिए विटामिन के जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जिन पेशेंट्स में अपनी जो है बाइल डक्ट्स उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, क्योंकि ये जो विटामिन के है फैट सॉल्युबल हमारा विटामिन है, और फैट के बिना ये बनेगा नहीं, अब्जॉर्ब नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जिन पेशेंट्स में गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, बाइल जूस की प्रॉब्लम है, बिलरी डक्ट जो है ब्लॉक हो जाती हैं, तो उनमें भी ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम पाई गई है। ठीक है जी, पाई गई है, जिसके लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन बन रही है, और एक और प्रोटीन है जो हमारा लिवर बना रहा है, दैट इज़ फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन नाम की जो प्रोटीन है ये हमारा लिवर बना रहा है। हेपरिन भी लिवर बना रहा है, ठीक है, जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ओके, तो हमने देखा कि लिवर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इन केस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई सारे फैक्टर्स मिलके जो है हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सीरियल वाइज ये चलते हैं, सीक्वेंस वाइज ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की लिस्ट है हम पढ़ेंगे वो हेल्प कर रही है। ठीक है, जिसमें एंड रिजल्ट क्या होता है, इस स्टेज में एंड रिजल्ट जो है वो क्या होता है। इस स्टेज में हमारे ब्लड के जो हमने पढ़ा था ब्लड में, ब्लड के अंदर 55% पार्ट क्या है, प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है कौन सी प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन जो है हमारी उसमें लिवर में प्रेजेंट क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है जी, तो जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अपना इवेंट को स्टार्ट करते हैं, घटना को स्टार्ट करते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जो है हमारी प्रोथ्रोम्बिन, हमारी जो है प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है थ्रोम्बिन में। ठीक है, ये कन्वर्ट होती है थ्रोम्बिन में। तो यहाँ पे हमारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या चीज़ है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक प्रोटीन है लिवर द्वारा बनाई जाने वाली, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में क्या आ रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आ रही है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रही है थोड़ी सी लिवर से, एंड थोड़ी सी जो हमारी है ज़्यादा मात्रा यहाँ से आ रही है डैमेज्ड टिश्यू से, जो यहाँ पे प्लेटलेट डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, कुछ प्लेटलेट्स का नुकसान हो रहा है, कुछ प्लेटलेट्स टूट गए, वो बना रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है यहाँ पे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थोड़ा सा इसको दोबारा हम रिवाइज करते हैं। जैसे ही चोट लगते एंडोथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे प्लेटलेट्स आ चुके हैं, ये प्लेटलेट्स डैमेज होंगे, स्क्वीज़ होंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये प्लेटलेट्स डैमेज होते हैं, पुराने होते हैं, तो यहाँ पे रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है जी, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है। ओके, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में आपने याद रखना है, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में आपने याद रखना है कि अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन डैमेज्ड प्लेटलेट से आई है, ठीक है, डैमेज्ड प्लेटलेट से आई है, हमारी डैमेज्ड प्लेटलेट्स से हमारी थ्रोम्बोप्लास्टिन आई है, ये वाली। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, 4th, ओके, 5th हमने याद रखना है, देन 8th, ठीक है, 8th
8th 9th 10th 11th, 8th 9th, ठीक है जी, 9th 10th एंड 11th, और हमारा आ गया नेक्स्ट है लास्ट में 12th, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग्स इंट्रिंसिक पाथवे में हेल्प कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग थर्ड स्टेज हमारे हीमोस्टेसिस की, जिसमें डैमेज्ड प्लेटलेट्स क्या बना रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कर रही है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, समझ गए। इसके पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री है इंट्रिंसिक पाथवे के पीछे। जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जो है स्टार्टिंग से ही काफ़ी साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को जो है मिस्टीरिकल, एक जादू लगता था। तो वो जब स्टडी करते थे इसके ऊपर, तो उनको ऐसे लगता था कि ब्लड के अंदर कुछ अपने ही फैक्टर्स हैं, कुछ अपनी ही बातें हैं जो इसको हेल्प करती हैं, अपने ही कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं। और धीरे धीरे जब साइंटिस्टों को टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ पता चला, तो उनको पता चला कि ये वाले ब्लड फैक्टर्स हैं जो कि हमारा लिवर बना रहा है, विटामिन के की हेल्प के साथ भी बना रहा है, प्लस खुद लिवर खुद भी ये प्रोटीन्स बना रहा है। तो ये प्रोटीन्स, ये फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदरूनी बात है, पहले से इसके अंदर लगता था उनको, तो इसलिए इसको इंट्रिंसिक पाथवे बोला गया। क्लियर है जी, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन बना रहा है, प्लेटलेट्स, ओके। अगर हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो टिश्यू है, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल की दीवारें हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ अभी ब्लू कलर का, ये ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल्स के नीचे खुद हमारी उसकी दीवारों की क्या है, टिश्यूज़ हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हैं, और यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। अब अगर लिसन केयरफुली, अब अगर ये टिश्यू जो है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। जब एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात होती है तो उसका मतलब होता है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कौन बना रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन वो बना रहा है हमारा टिश्यू, डैमेज्ड टिश्यू, ठीक है, डैमेज्ड टिश्यू जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रहा है। जब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है जी, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। और इसमें कौन कौन सी ब्लड क्लॉटिंग हेल्प कर रहे हैं, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फोर्थ, ओके, फिफ्थ, सेवंथ, ठीक है जी, सेवंथ इन द रोमन, एंड लास्ट है 10th, 7th एंड 10th, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, इंट्रिंसिक पॉइंट क्लियर है, एक्सट्रिंसिक क्लियर है। अगर टिश्यू डैमेज हुआ है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक पाथवे, और जब प्लेटलेट्स बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक पाथवे। बनेगा दोनों में थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे पॉइंट, ओके। तो हमने इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे को समझा, और समझा ध्यान से भी कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें हेल्प कर रहे हैं। आपने इसको अभी फ्रेश माइंड से समझा है, सो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आपके माइंड में जब भी आप ये इमेज देखें आपको समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस हमने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ साथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे के ऊपर भी करना है, ठीक है जी, ओके। एनी डाउट टिल नाउ, कोई डाउट, कोई क्वेरी, नो डाउट, ओके। तो हमने देखा प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है जी। अब ये जो थ्रोम्बिन भाई साहब हैं ये क्या करेंगे, जैसे ही ब्लड के प्लाज्मा में थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होती है तो उसी के साथ फिब्रिनोजन जो है, जो हमारे लिवर में बन रही है, ठीक है, ब्लड के अंदर
ब्लड के अंदर ये क्या है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है, ठीक है, इनसॉल्युबल प्रोटीन जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है, रेशेदार है, थ्रेड्स की तरह है, ठीक है। ये फिब्रिनोजन जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिब्रिन में, ठीक है जी। फिब्रिन क्या है, फिब्रिन इज ए मैशवर्क है जिसके अंदर फिब्रिन प्रोटीन क्या करती है, मैशवर्क बनाती है जिसके अंदर हमारे आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी ये सारे चिपक जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, यानी कि अब प्लग फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे आके थ्रोम्बिन क्या कर रही है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। यानी आपने दो तरीके देखे जिससे ब्लड क्लॉटिंग को समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। दूसरा है ये प्रोटीन्स का नाम लेके हम इनको स्टडी कर सकते हैं, दैट इज फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन, ठीक है जी। ये भी एक समझने का नज़रिया है। तो हमने देखा फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, और यहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और मैश लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब ये धीरे धीरे प्लग फॉर्मेशन कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे जो हमारी क्या बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ब्लड क्लॉट कर चुका है, और धीरे धीरे अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट हुए हैं, प्लेटलेट्स साथ साथ पड़े हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या पड़ी है, फिब्रिन की मैशवर्क पड़ी है, ये वाली, ठीक है। ऐसे मैशवर्क जो है जाली सी पड़ी है और इसमें डब्ल्यूबीसी भी हैं। अब ये प्लेटलेट्स स्क्वीज़ करते हैं, अब ये प्लेटलेट्स सुंगड़ जाते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, जिसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं, ठीक है। पास आ चुके हैं तो यहाँ पे पूरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाती है, पूरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाती है, और धीरे धीरे एंडोथेलियल लाइनिंग अपने आप को एक बार फिर जो है मेंटेन कर लेती है, एक बार फिर यहाँ पे मेंटेन कर लेती है। सो हमने देखा सबसे पहले वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग है और थ्रोम्बोएक्सिन बन रही है, सीरोटोनिन बन रही है। उसके बाद हमने देखा इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, किसके अंडर, ब्लड क्लॉटिंग के अंडर। और हमने देखा कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रही है। थ्रोम्बिन कहाँ से आ रही है, थ्रोम्बिन इज कमिंग फ्रॉम दी लिवर, ठीक है, ओके। और फिब्रिनोजन को ये थ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट कर देती है, फिब्रिन में। फिब्रिन क्या है, इनसॉल्युबल थ्रेड्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है जी। यहाँ पे ये थ्रेड्स जमा हो जाते हैं और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, ठीक है जी, रुक जाती है ब्लीडिंग जो है, हमने देखा, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो डाउट, ओके, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो यहाँ पे ऐसे क्लम्प सा बन चुका है, क्लम्प सा बन गया था यहाँ पे, अब ये कैसे डिज़ोल्व होगा, ठीक है। अब ये कैसे डिज़ोल्व होगा, क्या बहुत बारीक ब्लड वेसल है, चलो यहाँ पे तो हमने डायग्राम बहुत बड़ी बना ली, ठीक है, बट बहुत बारीक ब्लड वेसल्स हैं। मान लीजिए ये आर्ट्रियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, ठीक है, आर्ट्रियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, इनमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स के अंदर जो इनसाइड पार्ट है वहाँ पे क्या हमेशा ऐसे लंप सी बनी रहेगी, गट सी बनी रहेगी, ऐसे टिश्यू सा बना रहेगा? नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे इसको ऐसे ब्लड वेसल और ब्लड फैक्टर्स डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व कर देते हैं। बट ये जो डिज़ोल्व होना है
आपस में ही क्लॉट का खुर जाना है, घुल जाना है, ये कैसे हुआ? इस प्रोसेस को बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। इसको बोला जाता है फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है, क्योंकि फिब्रिन की प्रोडक्ट है ये, तो इसको बोला गया फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस, ओके, फिब्रिनोलाइसिस। बट कौन कर रहा है ये फिब्रिनोलाइसिस? जैसे जैसे हमारा जो क्लॉट है पुराना होता है, सील पक्की हो जाती है, ठीक है, उसके बाद ब्लड के अंदर हमारा एक जो है एंजाइम है, ब्लड के अंदर हमारा जो एक एंजाइम है, ठीक है, वो इसको जो है लीड करता है। इनएक्टिव सब्सटेंस जो है प्लाज्मिनोजन प्रेजेंट होता है, जो कि प्लाज्मिन में कन्वर्ट होके इसको एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और क्या करता है, इसको धीरे धीरे फिब्रिनोलाइसिस करता है, ठीक है। फिब्रिनोलाइसिन कौन सा एंजाइम है? फिब्रिनोलाइसिन, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन क्या कर रहा है? इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, तोड़ के इसको डिसॉल्व कर देता है। किसको डिसॉल्व कर देता है? प्लेटलेट प्लग को, जो हमारा यहाँ पे बना था, प्लेटलेट प्लग को फिब्रिनोलाइसिस जो है हो जाती है। यानी कि पहली स्टेज वेजोकंस्ट्रिक्शन, दूसरी स्टेज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरी स्टेज ब्लड क्लॉटिंग और फोर्थ स्टेज है ये खून का जो हमारा क्लॉट बना है, फिब्रिन का जो क्लॉट बना है, इसको डिसॉल्व करना, उसको बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। तो हमने देखा फिब्रिनोलाइसिस के हेल्प के साथ जो है हमारी जो प्लग बना है वो टूट जाएगा। यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स का नाम लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस हमारी जो है कोआगुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, विच कैन ऑल्सो क्रिएट ए बैरियर, जो कि रुकावट का काम भी कर सकती हैं और ब्लीडिंग को जो है रोक भी सकती हैं, क्लॉट को डिसॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्लॉट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल हार्ट की कॉरोनरी आर्टरी में जब क्लॉट बन जाता है तो वो जो क्लॉट है ब्लड का, प्लेटलेट्स काउंट होने के कारण, जो है फैट प्रेजेंट होने के कारण अथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें फिब्रिनोलाइसिस करने वाली ड्रग्स चाहिए। तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है वारफेरिन, ठीक है। कौन सी ड्रग है? वारफेरिन। वारफेरिन क्या कर रही है? वारफेरिन विटामिन के को रोकती है, क्या बनाने से? विटामिन के को प्रोथ्रोम्बिन बनाने से रोक रही है। लिवर में हमारी वारफेरिन विटामिन के को प्रोथ्रोम्बिन बनाने से रोक रही है। अगर प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं होगा तो आगे कैसे गेम चलेगी? नहीं चलेगी, कैस्केड रुक जाएगा, इवेंट रुक जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे है पहली वारफेरिन, दूसरी है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, जो कि खुद स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से तैयार हो रही है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये जो एंजाइम्स हैं, काइनेज एंजाइम्स, ये भी ब्लड क्लॉट को खोर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। फिब्रिनोलाइसिस, वारफेरिन के बारे में हमने देखा, स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज यहाँ पे क्लियर है जी? ओके। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में याद रखना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी ब्लड क्लॉटिंग। तो ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स विच अफेक्ट हीमोस्टेसिस, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है हमने देखा, फैक्टर्स विच अफेक्ट हीमोस्टेसिस। तो पहला है हमारा साइज ऑफ इंजरी, ठीक है, साइज ऑफ इंजरी, जख्म कितना बड़ा है। नंबर 2, ठीक है जी, वेदर द इंजरी इज रफ, जितनी रफ इंजरी होगी उतनी फास्ट ब्लड क्लॉटिंग होगी, रफ और स्मूथ, ठीक है, स्मूथ है या फिर रफ है। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ हीट लगाने से भी हमारा हीमोस्टेसिस बढ़ सकता है। और नेक्स्ट है स्क्वीज़, अगर हम बैंडेज लगा के स्क्वीज़ कर दें,
ठीक है, वहाँ पे एरिया को स्क्वीज़ कर दें ऐसे, तो क्या होगा, वहाँ पे प्लेटलेट एक्यूमुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी और ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, फास्ट मात्रा में होगा। ठीक है, स्पीड जो है उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, हम कह सकते हैं उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये तो थे फैक्टर्स विच अफेक्ट दी वी कैन से हीमोस्टैसिस, प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। ओके, देन हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, देन द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट की जनरल हेल्थ कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड प्रेजेंस ऑफ एनी डिसऑर्डर, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे कि एक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिसऑर्डर में, जो कि हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है, डिजीज़ है। ठीक है जी, जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th 9th एंड 11th, 8th 9th एंड 11th हमारे फैक्टर्स जो हैं वो बन नहीं पाते। तो हमने देखा है अभी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट इन केस ऑफ हीमोफीलिया जो है पेशेंट के अंदर ये फैक्टर्स नहीं बन रहे 8th 9th एंड 11th। ठीक है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ब्लड क्लॉटिंग और हीमोस्टैसिस, और वी कैन से coagulation, cascade coagulation process. In the last but not the least, we will discuss about the blood clotting factors. कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनकी जो हमने सीरियल वाइज नंबर लिखना होता है वो है, एक तो सीरियल वाइज लिखना होता है रोमन में। ठीक है, डू नॉट राइट इन न्यूमेरिकल फॉर्म 1 to 3, ऑलवेज राइट इन रोमन। ठीक है, रोमन हमने लैंग्वेज में इसकी काउंटिंग जो है वो लिखनी होती है। ठीक है जी, रोमन काउंटिंग में इसकी जो काउंटिंग है वो लिखनी होती है 1 to 3। और ये नहीं है कि जैसे जैसे ये ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं वैसे वैसे इनको लिखा गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे इनकी खोज हुई है उसी तरह इनकी सीरीज बनाई गई है, उसी तरह इनकी लिस्ट जो है बनाई गई है। सो लेट्स बिगिन विद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी, फर्स्ट इज फिब्रिनोजन। फर्स्ट इज कौन सा है जो कि सीधा सीधा प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, फिब्रिनोजन प्रोटीन है। फिब्रिनोजन कौन बना रहा है, लिवर। ठीक है, दूसरे पे है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। दूसरे पे कौन सी प्रोटीन है, वो है प्रोथ्रोम्बिन। ये भी कौन बना रहा है, लिवर, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरे पे आप लिख सकते हैं ऑन दी थर्ड स्लॉट इज कौन सा फैक्टर है, टिश्यू फैक्टर। ठीक है, टिश्यू फैक्टर। ओके, टिश्यू फैक्टर आ रहे हैं। तो हमने देखा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैसे ये फैक्टर्स जो हैं अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ फैक्टर इज कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के बिना ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, कैल्शियम फैक्टर। देन फिफ्थ, व्हाट अबाउट फिफ्थ, उसके बाद कौन सा आके हेल्प कर रहा था, लेबाइल फैक्टर। ठीक है, लेबाइल फैक्टर जो कि फ्रीक्वेंटली लेबाइल है, चेंज हो सकता है, तो इसके ऊपर इसका नाम रखा गया है लेबाइल फैक्टर। देन कम्स दी सिक्स्थ, देन कम्स दी सिक्स्थ, नो, देयर इज नो फैक्टर 6। ठीक है, हमने याद रखना है, देयर इज नो फैक्टर नंबर 6। ठीक है, इसके बारे में अभी पता नहीं है क्यों इसकी खोज नहीं हुई, बट हमने याद रखना है कि रोमन सीरीज में 6 फैक्टर हमने नहीं लिखना, इसका आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। बट देन है सेवंथ फैक्टर इज स्टेबल फैक्टर। ये जो है ब्लड प्लग फॉर्मेशन को स्टेबल करता है, इट स्टेबलाइजेज दी
फैक्टर, ये प्रोटीन जो है वो स्टेबल कर रही है किसको, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को स्टेबल करती है। देन इज एट्थ वन इज एंटी हीमोफिलिक, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जैसे मैं अभी बताया कि एट्थ जो है वो है एंटी हीमोफीलिया, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और जैसे ही हम बात करते हैं नाइन्थ के बारे में, दैट इज़ क्वाइट फेमस, वेरी सिंपल, क्रिसमस फैक्टर। एंड ऑफ कोर्स 10th इज, क्रिसमस के बाद कौन आएगा, स्ट्रूट प्रोवर फैक्टर, साइंटिस्ट के नाम पे है स्ट्रूट प्रोवर फैक्टर, ये आपकी बुक में दिया भी हुआ है। तो ये जो है जैसे जैसे इनकी खोज हुई है वैसे वैसे इनको लिखा जाता है, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कि सबसे पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इनकी खोज हुई है वैसे वैसे इनके बारे में लिखा गया है। तो हमारा 11th है, हमारा जो 11th फैक्टर है वो कौन सा है, 11th फैक्टर इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखो एक बार फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन का नाम आ गया, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, इसको जो है हमारे 11th को क्या बोला जाता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी बोला जाता है, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी इसको बोला जाता है। देन 12th इज हेजमैन फैक्टर, ठीक है जी, हमने याद रखना है हेजमैन फैक्टर, ओके। देन द लास्ट एट द नॉट द लीस्ट 13th फैक्टर इज वी कैन से फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। अब हमारी फिब्रिन जो है अल्टीमेटली हमने स्टेबल कर दी है, प्लग फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो हमने देखा कई सारी प्रोटीन्स, ये फैक्टर्स इनके नाम जरूर हैं बट ये असल में हमारी बॉडी में प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जिसमें जो है हमारा लिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने ये भी याद रखना है कि विटामिन के, जो विटामिन के है यहाँ पे हम लिख ही देते हैं कि यहाँ पे कि विटामिन के जो है, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, ठीक है जी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2nd, 7th, 9th एंड 10th, 2nd, 7th, ठीक है, 9th एंड 10th बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन के जो है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द लिवर, ठीक है। तो विटामिन के हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा है, बैक्टीरिया बना रहे हैं। और किसी पेशेंट को अगर बाइल जूस की प्रॉब्लम है, फैट सोल्युबल विटामिन है विटामिन के, तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है इन द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, आप इसको नोट कर सकते हैं, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें हमने 4 स्टेजेस को देखा, दैट इज़ हमारी वेजोकंस्ट्रिक्शन, देन है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, 3rd नंबर पे हमने देखा खुद ब्लड क्लॉटिंग, एंड 4th नंबर पे बने हुए प्लेटलेट प्लग को फिब्रिनोलाइज करना, तोड़ना, सो दैट ब्लड वेसल एक बार फिर से, यहाँ पे ऐसे प्लग फॉर्मेशन है, प्लेटलेट ब्लड वेसल एक बार फिर से उसकी लाइनिंग जो है स्मूथ हो जाए, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। क्लास डिसमिस।